Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So this is again lecture number 11, that is the continuation of the previous 10 lecture of CUET 2021 paper that is happened in the 2021 exam, and the subject is environmental sciences and the subject code is PGQP32। ठीक है, तो अब जो एग्जाम्स के डेट्स आने वाले हैं शायद वो इस मंथ या अगस्त के मंथ में होने वाला है। सो आप सब बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लें, एंड दो स्टूडेंट्स वी हैव जॉइंड आवर क्लासेस, दे आर गेटिंग ऑल द मटेरियल्स एंड ऑल द स्टफ्स, and those have still not joined. Okay, so there is a last chance of getting admitted to our classes that is happening, and you should go through the regular preparation, giving test series and all the stuffs in the what examination time. Okay, so we will begin today's lecture, that is on the question sets. Like the first question we are addressing here, it is asking about which of the following statement about trade wind is correct। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रेड विंड के लिए करेक्ट है। दिस दे हैव आस्क्ड हियर। सो बिफोर गोइंग टू नो अबाउट द ट्रेड विंड, यू शुड लुक एट दिस पिक्चर। ओके, सो दिस इज बेसिकली द विंड पैटर्न, विंड पैटर्न ऑफ अर्थ। क्लियर? तो ये जो विंड पैटर्न आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको कुछ सेल्स दिख रहे हैं, सेल्स। वी आर सीइंग सेल्स। ये वो वाला सेल नहीं है, जो बायोलॉजी वाला सेल नहीं है। दिस इज द सेल ऑफ योर व्हाट, दिस इज द सेल ऑफ योर एटमोस्फियर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ये ट्रेडविंड होते क्या हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरीके से पैदा होता है, ये सब जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। तो पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, ये बोलता है द ट्रेड winds are the winds that are reliable, blow east to west, just north and south of the equator। समझे क्या समझा रहा है? देखो ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ऐसे आया है। ठीक है, और यहाँ पे एक पोर्शन आपको ऐसे दिख रहा है जो कि ऐसे गया है। क्लियर? तो ये जा किस तरफ रहा है? दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। ये हमारा क्या है? ये हमारा इक्वेटर है, जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे मौजूद है। बट ये जो ट्रेड विंड है, ये आपका इक्वेटर की तरफ जा रहा है। ओके, और ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? ये ओरिजिनेट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन से सदर्न हेमिस्फीयर में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो विंड का पैटर्न जो है वो कुछ ऐसा ही है। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इक्वेटर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो विंड जो होती है ये आपकी ऊपर की तरफ एवापोरेट होती है, और एवापोरेट होके वहां से वो फिर जैसे ही उनको ट्रोपोपोज मिलता है, वहां से वो क्या करते हैं? डिफ्लेक्ट आउट होते हैं। एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होता है कि वो विंड ज्यादा दूर नहीं जाके यहीं पे वापस से नीचे आ जाता है। ओके, और फिर ये भी ऐसे ही जाके नीचे आ जाता है वापस, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक सर्कुलेशन बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हेडली, हेडली सेल। क्लियर? ओके, देन कम्स पोलर। ठीक है, तो पोल में क्या होता है कि काफी ज्यादा विंड होती है, तो वो विंड जो होती है वो ऐसे मूव करती है, और टुवर्ड्स दी इक्वेटर वो मूव करती है, इक्वेटर की तरफ आने की कोशिश करती है, बट वो कुछ ही देर पे वहां पे गिर जाती है, और वो भी एक सर्कुलेशन बनाती है कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे आके फिर ऐसे वो घूम के जाती है। तो इसका नाम दिया गया है पोलर सेल। दिस इज पोलर सेल। क्लियर? ओके, अब इन दोनों के बीच में हवा तो कहीं गायब होगा नहीं,
तो इन दोनों के वजह से एक और सेल बनता है जो कि कुछ उसी तरीके के पैटर्न में है, क्योंकि हवा नीचे आई और यहाँ से हवा ऊपर चढ़ी, दोनों चीजें चल रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे भी एक पैटर्न बनता है जिसको हम बोलते हैं फेरल सेल। बच्चों देखो, जिनको पता नहीं चल रहा है कि क्या एग्जाम में इसको कैसे इंटरप्रेट करें, वो सिर्फ याद रखो, ये नाम याद रखो कि कहाँ पे कौन सी चीज मिल रही है। अब देखो यहाँ पे एक और भी चीज लिखा हुआ है ITCZ। ये ITCZ क्या होता है? ये होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये चीज होती क्या है? देखो, ये एक लो प्रेशर जोन होता है, क्योंकि जब इक्वेटर में इतनी गर्मी पड़ती है साल के साल, तो वहां से हवा ऊपर निकल जाती है। हवा जैसे ही ऊपर निकल जाती है, वहां पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। हवा कहीं से चली जाए तो वहां पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। अब लो प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि उसमें हवा दूसरी जगह से आके भरने लगती है। समझे? तो लो प्रेशर कहीं पे हो जाएगा तो हवा दूसरी जगह से आके भरने लगेगा। जो वही जो हवा भर रहा है उन्हीं को हम ट्रेड विंड बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये ट्रेड विंड्स क्या हुआ, ये कैसे पैदा होता है? दीज विंड्स आर मेनली कॉज ड्यू टू कोरिलेज इफेक्ट एंड फेरल्स लॉ, जो कि हमको दिख रहा है। They blow as northeastern trades in the northern hemisphere and southeastern trades in the southern hemisphere. It is clear? It is very much clear, I think. Okay. तो यहाँ पे आंसर में उसने दिया था कि these winds blow predominantly northeast in the northern hemisphere and south ईस्ट इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये आंसर करेक्ट होगा, हमको दूसरे स्टेटमेंट को जाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट चाहे लाख बार आए ना, देखो अगर एक बार आंसर मिल जाता है तो गो अहेड, डोंट वेस्ट योर टाइम, अगेन टेलिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा कि ब्रिटल स्टार बिलोंग्स टू विच क्लास इन फाइलम एकिनोडेर्माटा। क्लियर? ठीक है। अभी एकिनोडर्माटा एक आपका, हम जा रहे हैं पैलेंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फॉसिल्स के बारे में। एकिनोडेर्माटा भी एक तरीके का फॉसिल्स है, फाइलम वाला है। ठीक है। अब उसने यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन अगर डाल देता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, बट स्टिल आपको कुछ कुछ चीजें तो पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। ओके। तो यहाँ पे वो बोलता है कि ब्रिटल स्टार एंड सरपेंट स्टार और ओफिपियोड्स आर एकिनोडर्म्स इन द क्लास ऑफ ओफिरियोडिया क्लोज्ड रिलेटेड टू स्टारफिश। ठीक है। तो ये एक तरीके से स्टारफिश है, स्टारफिश की प्रजाति का प्राणी है। ठीक है। और वो एकिनोडेर्माटा नाम का क्या क्लास को बिलोंग करता है, फाइलम को। ओके। ये इनका काम क्या है? दे क्रॉल अक्रॉस द सी फ्लोर यूजिंग फ्लेक्सिबल आर्म्स फॉर द लोकोमोशन। ये तो दिख ही रहा है इनका लोकोमोशन होगा इसी आर्म्स के वजह से, ये सारे जो आर्म्स हैं इसके, ये तो क्लियर है। ठीक है। The ophioids generally have 5 long slender whip-like arms which may reach up to 60 centimeter in length or largest स्पेसिमन ऑन द लार्जेस्ट स्पेसिमन। तो ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इसका स्पीसीज होगा वो 60 सेंटीमीटर तक अपने टेंटाकल्स को फैला सकता है, जो इसको हम बोल रहे हैं इसका क्या, क्रॉलिंग जो फ्लेक्सिबल आर्म्स है। ओके, इतना समझ में आया? तो इसका आंसर ओफिरोडिया था, ओफिरोडिया था। तो इसको आपको तो भाई ये क्वेश्चन आएगा तो आपको अमूमन स्किप करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में आपको आइडिया ना हो तो वैसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो यू शुड स्किप दोज क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट क्वेश्चंस। क्लियर? चलो। Then comes among the following aquatic ecosystem, which one has the highest nest primary productivity? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन काफी हद तक इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट इसके लिए आपको सीरीज याद होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे सीरीज प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आगे से कभी भी अगर जीवन में क्वेश्चन आया और सीरीज के बारे में पूछा तो गलती ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज, ये क्वेश्चन उसने पूछा है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो सबसे पहला आंसर क्या होगा? स्वैम्प्स। सेकेंड होगा टेम्परेट फॉरेस्ट। थर्ड होगा नॉर्दर्न कॉनिफरस फॉरेस्ट। फोर्थ सवाना। फिफ्थ एग्रीकल्चर लैंड।
सिक्स्थ आपका वुडलैंड एंड श्रब्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टुंड्रा एंड डेजर्ट श्रब्स। अब मैंने ये क्या बताया आपको, ये जो सीरीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सीरीज है तुम्हारा डिक्रीज इन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, डिक्रीज इन एनपीपी। ठीक है, ये सीरीज डिक्रीज इन एमपीपी है। तो ये देखते ही पता चल रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में काफी बारिश होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। मार्सी और स्वैम्पी लैंड में तो भरे रहते हैं, जलमग्न होते हैं वो सारे के सारे स्पेसेस। ठीक है, दलदली इलाका, तो वहां पे तो भाई स्पेसेस मिलेगा ही मिलेगा। हाई रिच न्यूट्रिएंट कंटेंट सी के पास है, भर भर के न्यूट्रिएंट जा रहा है वहां पे, तो वहां तो होना ही है। देन कम्स टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर टाइगा आता है, फिर सवाना। सवाना भी देखो खाली घास फूस होता है, बड़े बड़े पेड़ होते नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड तो उससे भी छोटा छोटा मतलब पेड़ उगाते हो खाना पीना करने के लिए। फिर टेम्परेट ग्लास लैंड्स, ये सब भी कमी है। टुंड्रा में तो भाई दिखेंगे नहीं ना, क्योंकि वो तो कोल्ड डेजर्ट हो गए। देन कम्स डेजर्ट श्रब, फिर आपका एक्सट्रीम डेजर्ट्स। एक्सट्रीम डेजर्ट्स भी होता है जहाँ पे लीस्ट प्रोडक्टिविटी आपको दिखता है। क्लियर है? तो ये वाला पोर्शन आपका क्लियर है। बट अगेन क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछा था एक्वाटिक इकोसिस्टम से। ओके, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में किस तरीके से डिक्रीज करता है, तो मोस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है एस्चुरीज में, देन कम्स लेक्स एंड स्ट्रीम, फिर कंटिनेंटल शेल्फ, फिर ओपन ओशन। ओके, अब ये देखते रहो कि यहाँ पे ये दोनों जो चीजें हैं ना, दीज इन ये और ये, ठीक है, ये सब थोड़े बहुत क्लोज्ड बॉडी हैं, क्लोज्ड बॉडी है, क्लोज्ड वाटर बॉडी है। तो क्लोज्ड वाटर बॉडी में थोड़ा एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। इतना चीज याद रखो, तब इसका आंसर आप आराम से बना पाओगे। ओके, सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो पूछ लेना इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं उनके लिए ये लास्ट चांस है। आप जो अपना रेगुलर क्लासेस हो रहा है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी समय है, क्योंकि एग्जाम्स के डेट अभी अनाउंस नहीं हुए हैं। जब एग्जाम के डेट अनाउंस हो जाएंगे, आफ्टर दैट वी विल नॉट टेक एनी न्यू ज्वाइनिंग्स, बिकॉज उसके बाद पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, काफी ज्यादा कोर्स आगे हो जाएगा इस वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिथिमोग्लोबिनीमिया। ठीक है, ये क्वेश्चन उसने पूछा है। तो मिथिमोग्लोबिनीमिया जो है वो होता क्या है पहले जान लो। इसका आंसर वैसे बी एंड सी होगा। ठीक है, देखो ये मिथिमोग्लोबिनीमिया दे दिया तो ये मिथेन पॉइजनिंग होगा, ये कहीं नहीं है। दिस इज नॉट ए मिथेन पॉइजनिंग। ठीक है, ये तो सबको पता है, आमूमन सभी को पता होता है। बट इट लीड्स टू डिक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन टू द टिश्यू, ये सही बात है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द ब्लड इन द फेरिक फॉर्म, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर जो है बी एंड सी होगा। ए जहां होगा वो कट ही जाएगा ऑटोमेटिकली, ये आंसर ऐसे देख के एलिमिनेट कर सकते थे आप, ये आंसर होगा ही नहीं। तो ये होता क्या है देखो, मिथिमोग्लोबिमिनिया इज ए ब्लड डिसऑर्डर इन व्हिच एन एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ मिथिमोग्लोबिमिनिया इज प्रोड्यूस्ड। hemoglobin is protein in red blood cell that carries and distributes the oxygen to the body. मिथेमोग्लोबिमिनिया इन ए फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ये फॉर्म करता है हीमोग्लोबिन के साथ अपना एक स्ट्रक्चर बनाता है। विथ मिथेमोग्लोबिमिनिया द hemoglobin can carry oxygen but is not able to release its effectively to the body tissue, बॉडी टिश्यू तक तुम्हारा ऑक्सीजन सही से पहुंचेगा ही नहीं। अब टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो भाई डेफिनेटली डेथ होना है, इसमें नथिंग एल्स। डेफिनेटली यू विल हैविंग टू फेस दैट व्हाट, डेथ। ओके, तो ये कॉजेस क्या है कि पास्ड डाउन थ्रू फैमिलीज, फैमिलीज की वजह से जीनल इफेक्ट है, हेरिडिटरी होता है। कॉज्ड बाय द एक्सपोजर टू द सर्टेन मेडिसिन और केमिकल फूड, एक्वायर्ड भी हो सकता है इस तरीके से। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेड मिथेमोग्लोबिन, द फर्स्ट वन इज पास्ड बाय ऑन बोथ द पेरेंट्स। The parents usually do not have the conditions themselves, they carry the genes that causes the condition। देखो जीन्स का प्रॉब्लम है, बताया ना, जीनल इफेक्ट है। So it occurs when there is a problem with enzyme called cytochrome B5 reductase। देखो पूछ सकता है ये क्वेश्चन, cytochrome B5 reductase इस वजह से हो सकता है आपका मिथेमोग्लोबिमिनिया। ठीक है, there are two types of inherited मिथेमोग्लोबिमिनिया, type 1
रिडक्टेज डेफिशिएंसी टाइप 2 है, इसमें एरिथ्रोसाइट रिडक्टेज डेफिशिएंसी था, टाइप 2 वाले में जनरलाइज्ड रिडक्टेज डेफिशिएंसी था। ये कब होता है? पहला वाला एरिथ्रोसाइट्स रिडक्टेज डेफिशिएंसी व्हेन आरबीसी लैक्स द एंजाइम, ठीक है। और जनरलाइज्ड रिडक्टेज डेफिशिएंसी कब होता है? व्हेन एंजाइम डज नॉट वर्क ऑन द बॉडी, ओके। The second form of inherited methylglomia is called as hemoglobin M disease. ये भी नाम है इसका। It is caused by the defect in the hemoglobin protein itself. Only one parent needs to pass the abnormal gene from child to inherit the diseases. Clear? तो ये acquired methylglomia is common than the inherited form. Acquired वाला ज्यादा दिखता है। It occurs some people after the exposure to certain chemical and medicine. मेडिसिन की वजह से भी होता है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से मेडिसिन इंक्लूडेड है? देखो, एनेस्थीसिया सच एज बेंजोकाइनिन, नाइट्रोबेंजिन से भी हो सकता है, सर्टेन एंटीबायोटिक्स इंक्लूडिंग डेप्सोन, क्लोरोक्विन, ठीक है। नाइट्राइड्स भी हो सकते हैं जो कि एडेप्टीज है, प्रिवेंट मीट फ्रॉम स्पॉइलिंग के लिए इसको यूज होता है, ठीक है। नाइट्राइड्स भी हो सकता है। तो ये जो केमिकल्स है ये काफी हार्मफुल है। यू शुड नो दोस नेम्स ऑफ दिस केमिकल्स आल्सो, दैट इज कमिंग एंड मेकिंग अस वेरी मच मतलब क्या, अटैक्ड बाई मिथेमोग्लोबिनेमिया, ठीक है। आई थिंक ये वाला पोर्शन काफी हद तक क्लियर है, काफी कुछ समझा चुका मिथेमोग्लोबिनेमिया के रिलेटेड। तो अगर क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज डोंट डू द मिस्टेक्स इन द क्वेश्चंस दैट इज अबाउट द मिथेमोग्लोबिनेमिया, ओके। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, द कोर जियोलॉजी पार्ट, जो कि अपने क्लासेस में ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये कोर जियोलॉजी पार्ट में अगर हम चलते हैं, उसने बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट अगेन पूछा है। जो पहला स्टेटमेंट पूछता है कि एट सबडक्शन जोन द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, क्या ये होता है? ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि सबडक्शन जोन है क्या, पहली बात। क्लियर? देखो, हम जानते हैं कि ओशन के पास, ठीक है, ओशन के पास क्या होता है? ओशन की पास पानी होता है, ठीक है। पानी के नीचे जरूरी नहीं है कि पानी हो, उसके नीचे एक क्या होगा, सॉलिड सरफेस जरूर होगा। जैसे कि आपने ओशन के अंदर देखा होगा, नीचे मिट्टी तो होता ही है, ठीक है। सॉइल की एक लेयर होती है, ओके। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। दैट वी से इट इज कॉल्ड एज ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। फिर क्या होता है कि हर ओशनिक क्रस्ट, मतलब ये वाला ओशनिक क्रस्ट और ये वाला ओशनिक क्रस्ट, जैसे कि मैं बात करूं, ये अगर मैं मान लूं पैसिफिक, ठीक है, और इसको मैं मान लूं अटलांटिक, ठीक है। दोनों की जो डेंसिटी होगी, देयर इज ए डेंसिटी डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंसेस जरूर होगा, ठीक है। तो डेंसिटी डिफरेंसेस होना स्वाभाविक बात है। तो डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है कि जो हायर डेंस वाला प्लेट होता है वो क्या करता है, आपका लोअर डेंस वाले प्लेट के नीचे चला जाता है। यही प्रोसेस है, हायर डेंस वाला प्लेट लोअर डेंस वाले प्लेट के नीचे जाएगा, ओके। जो ये लिथोस्फेरिक प्लेट यहाँ पे आपको 1 है, दैट इज गोइंग बीनीथ द लिथोस्फेरिक प्लेट 2, ओके। तो यहाँ पे ये जो ओशन वाला जो लिथोस्फेरिक प्लेट 1 था, ये तो अंदर चला जाके डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो पहला स्टेटमेंट था वो बोलता है कि एट सबडक्शन जोन द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो हायर डेंसिटी प्लेट सबडक्ट, सबडक्ट होगा तो अंदर जाके डिस्ट्रॉय होगा। क्लियर? तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो राइट है 100%, द फर्स्ट वन इज राइट। सेकंड बोलता है कि मिडोसनिक रीजन में क्या होना चाहिए? न्यू क्रस्ट इज कंटिन्यूअसली एडेड टू द एजेस ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट। अच्छा, ये चीज बोला, लिथोस्फेरिक प्लेट के एजेस में ऐड कर रहा है नया नया क्या, क्रस्ट को, ये चीज वो बोल रहा है। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो मिड ओशनिक रीज है, इससे हो क्या रहा है? देखो, यहाँ से एस्थेनोस्फीयर जुड़ा हुआ है, ये भी एक लेयर है जो लिथोस्फीयर के नीचे है। अब वहां से क्या आ रहा है? लावा आ रहा है। तो लावा जहां से आ रहा है, ये क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो लावा जब गिरेगा यहाँ पे, क्या ये प्लेट के साइड में गिरेगा इस रीजन से, तो ये नया क्रस्ट बना रहा है।
क्योंकि वो जो मटेरियल वो जाएंगे कहाँ, वो तो वहीं कूल होंगे और वहीं डिपॉजिट भी हो जाएंगे। दिस विल बी हैपनिंग। क्लियर। तो ये मिड ओशनिक रीज क्या करता है, डेफिनेटली नए क्रस्ट को बनाने की कोशिश करता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। ओके। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन बोल रहे हैं यहाँ पे, द थर्ड ऑप्शन ये बोलता है कि द मिड ओशनिक रीजेस जनरली फॉर्म्स अलोंग द कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री। भाई ये कन्वर्जेंट कहाँ से है, कन्वर्जेंट का मीनिंग है कि एक दूसरे के पास आना। ये वाला सिचुएशन जो है दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट, क्योंकि ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं। बट यहाँ तो ये ऐसे दिखाया है ना सिंबल, तो दिस इज क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगा। क्लियर। तो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर ए एंड बी था। आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव सम डाउट यू कैन कमेंट में इन दी बॉक्स। ठीक है, क्वेश्चंस करते रहो, देखो क्वेश्चंस करते रहो। पूरा सीयूटी 2021 का पेपर आपके लिए अपलोड हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करो और प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपसे गलतियां ना हो। ठीक है। नए नए लेक्चर्स देखते रहो क्योंकि आते रहेगा और बहुत सारे आते रहेंगे। जो भी आता रहेगा आप चेक करते रहना। ठीक है। ऑल दी बेस्ट फॉर दी एग्जाम्स। और जिन्होंने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है, एग्जाम का डेट आने से पहले जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, बिकॉज इट विल बी डिलेड, टू मच डिलेड टू फॉर द प्रिपरेशन। समझे। ओके। चलो। ऑल द बेस्ट।